हेलो दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि अभी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का हमने नेचर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। आज हम इसे आगे कुछ डीप में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टीचिंग नेचर ऑब्जेक्टिव और नीड मेथड में कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, आज हम शिक्षक के जीवन कौशल पढ़ेंगे, लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, कि इससे क्या इफेक्ट होता है टीचिंग पे, क्या होता है शिक्षक के जीवन कौशल। जीवन कौशल में क्या क्या आएगा, शिक्षक के वे गुण जो उस क्लास में विद्यार्थियों को समझाने में मदद करें, मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो शिक्षक के हैं, जो टीचर के अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं, उन्हीं के बेस पे शिक्षक बच्चों को अच्छी तरीके से क्लास में समझाने के काबिल होता है। फिर सेकंड होता है कि शिक्षक में कैसे गुण होने चाहिए, कि लाइफ स्किल होती हैं जो शिक्षक को पढ़ाने में सुविधा देती हैं, उस कार्य को अच्छे तरीके से करने में सुविधा देती हैं। जैसे लाइफ स्किल वे होती हैं जो शिक्षक को सुविधादाता की तरह कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं, कि शिक्षक को अच्छे तरीके से, कि कंफर्टेबल तरीके से वो पढ़ा पाए और बच्चों को समझ आए, वो होती हैं शिक्षक के जीवन कौशल। प्रत्येक विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक छात्र को समान सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षक क्या करता है, कोई स्टूडेंट ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, कोई डम होता है, लेकिन सबको इक्वल, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, इनको साथ लेके, कि अगर जिसको ज़्यादा समझ आता है उसको एक बार में बता दे और जिसको कम समझ में आता है उसको बार बार अगर वो चीज़ें रिपीट करवाएंगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक छात्र को समान अवसर देता है सीखने के। ठीक है, अभी ये किसकी वजह से होता है, वो शिक्षक के जीवन कौशल की वजह से, कि वो बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करे कि उसको वो चीज़ समझ आ जाए। फोर्थ क्या है, लचीली पाठ्यचर्या की व्यवस्था करेगा। अब जैसे फ्लेक्सिबल जो कैरिकुलम है उसकी व्यवस्था करेगा वो, कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ टॉपिक पहले उठा लिया, या फिर पहले स्टार्टिंग में करेगा सिंपल, बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको डीप में चलता चलेगा, कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो चीज़ें समझ भी पाए। तो क्या होगा, लचीली पाठ्यचर्या की व्यवस्था करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है इसमें, सीखने वाले पर केंद्रित शिक्षण विधि सूत्र रणनीति अपनाएगा। अब जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर सेंटर है, लर्नर सेंटर पर जो उसकी टीचिंग विधियां हैं, टीचिंग मेथड है, वो लगाएगा। आगे हम पढ़ेंगे विधियां कौन सी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो मेन होती है वो लर्नर सेंटर होती है। अगर बच्चा सीखने वाला ही इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर क्या फ़ायदा, सीखने वाले को ही इंटरेस्ट लेना होता है, उसको इस तरीके से सिखाओ कि उसको इंटरेस्ट आ जाए। स्टार्टिंग में उसको सिंपल चीज़ें सिखाओ, फिर उसके बाद उसको डीप जाके अच्छे तरीके से समझ जाए। इस तरीके से सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू करेगा, कि जो कंप्लीट, जो पूरे का पूरा जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, कि लास्ट में जो रिजल्ट आए वो एक्सीलेंट आए, उसको लागू करेगा। ये सारी चीज़ें एक शिक्षण में होनी बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, कि कैसे होंगी, मतलब शिक्षक में कैसे कैसी चीज़ें होनी चाहिए, जब ये वाली चीज़ें वो लागू कर पाएगा। देखो, इसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्किल फ्रेमवर्क में समानुभूति, अनुभवी, एम्पैथी, कि क्या है, छात्र के अंदर कमी भी हो सकती है, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उस छात्र की कमियों पे ध्यान ना दे। ऐसा ना हो, ऐसा फील ना कराए जैसे कि टीचर तो एमफिल पीएचडी नेट क्वालिफाई होने के बाद ही हो जाता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, परफेक्ट होता है, लेकिन वो बच्चे को नहीं आता। उसको ये चीज़ समझ नहीं होती है कि बच्चे में कुछ कमी हो सकती है, उसकी कमियों को इग्नोर करे और उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे, समानुभूति का उसके अंदर
गुण होना चाहिए कि वो समानुभूति रखे अपने अंदर। ऐसा ना हो कि हाँ तू परफेक्ट है और ये है कि अगर बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो कुछ नहीं, ऐसे उसको डांट के बिठा देना। ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना, तानाशाह नहीं बनाना, उसके अंदर समानुभूति होनी चाहिए टीचर के अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ मतलब अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, कि खुद का सब्जेक्ट उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ज्ञान होगा तभी तो वो बांट पाएगा, अगर ज्ञान है ही नहीं तो वह कैसे बांट पाएगा और कैसे वो बच्चों को समझा पाएगा। तो विषय विशेषज्ञ तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो होना ही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब टीचर के अंदर इतनी नॉलेज है कि हाँ वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो क्या फ़ायदा, बच्चे को अच्छे से समझा ही नहीं पाएगा, तो वो शिक्षण एक कुशल शिक्षण नहीं होगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे चीज़ें जैसे है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कि हाव भाव से पता लगे। जैसे कोई हिंदी का टीचर ही है, हिंदी का टीचर अगर कोई पोइम या कविता कुछ पढ़ा रहा है, अब वो है ऐसी कि उसको मनोरंजन के लिए पढ़ाया जाए, ऐसे इस तरीके से पढ़ाया जाए और ऐसे उबासियाँ ले लेके अगर वो पढ़ा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा और ना वो बच्चे समझ पाएंगे। मतलब जैसा है उसके अंदर मीनिंग, अगर उसमें लीलाएं हैं, रस लीला है, तो उसको उसी की तरह रिप्रेजेंट करे। ऐसे नहीं कि वो वहाँ से ले लेके पढ़ा रहा है और ऐसे बच्चे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो ना उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। प्लस में जेस्टर और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए कि बेस्ट प्रेजेंट हो कि बच्चे को समझ में आए। ऐसा होता है कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। ये तीसरा पॉइंट होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा कि उसको खुद को ये एनालाइज होना चाहिए कि मैं अपने रोल में फिट हूँ या नहीं हूँ, मैं अपना रोल अच्छे से निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा। उसको टीचर को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लग गया और अपना बैठ के ऐसे ही टाइम वेस्ट करके चला जा रहे हैं, बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको खुद को ही होना चाहिए कि हाँ तुझे ये गवर्नमेंट ने काम दिया है, तुमने ये काम पूरा किया या नहीं किया, उसको ये पता होना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस टीचर के अंदर बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है वो है सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे के अंदर अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका मानसिक जो संतुलन है वो भी सही रहे, उसकी जो पहले से प्री नॉलेज है, जो प्री नॉलेज है उसका ज़्यादा यूज करना चाहिए टीचर को। जैसे उसको घर से ज्ञान मिला हुआ है कि कैसे खाना खाना होता है, कैसे कुछ मिलता है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे को जो पहले से प्री नॉलेज होती है, पहले से पता होती है, उसी को जो स्कूल के ज्ञान के साथ अटैच करके और फिर ये बताए सोशल के साथ रिलेट करके कि हाँ ये ऐसे होगा, उसके अपने जीवन में लागू करवाए। वो होते सामाजिक जागरूकता के अंदर कि देखिए अगर आप सामाजिक में ही कुछ पाठ पढ़ा रहे हो, जैसे कोई भी मान लो ये आपके गांव में सरपंच जो है वो कैसे बनता है, इस तरीके से कि कुछ पहले से उसको पता होता है, फिर उसको बुक के बारे में बताओ कि बुक में सरपंच ऐसे ऐसे बनता है, ये क्वालिफिकेशन होती है, इस तरीके से बनता है। फिर उसको कहो कि ये अपने घर पे जाके पूछे कि ऐसा ऐसा कैसे है ठीक है। और फिर वो उसको सोशल के साथ रिलेट करे, उसको पता चले कि हाँ मेरे गांव में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चलती है। तो क्या है जो स्टूडेंट के पहले के ज्ञान के साथ स्कूल के ज्ञान के साथ अटैच करके उसको सोशल में इम्प्लीमेंट करवाएंगे तब वो काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने वैसे उसका खुद का ज्ञान पहले से पढ़ा है, आपने स्कूल वाला ज्ञान भी दे दिया और वो कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा, बस सिर्फ किताबी ज्ञान में चले जा रहा है। और ऐसे ही जैसे मैथ में है कि हाँ प्लस माइनस गुणा ये सिखा दिया, अब उसको यही नहीं पता, ठीक है 10th क्लास का टॉपर है, उसको मान लो यही नहीं पता कि हाँ कितना एरिया है, ये 200 स्क्वायर फीट है कि अपना घर कितना एरिया में। ऐसी सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि हाँ उसने मैथ सीख लिया टॉपर भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके घर का एरिया कितना है, कि वो प्लाट तेरे नाम किया है वो कितना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रिलेट करके पता होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इमोशंस। देखो क्या होता है, गुस्सा भी आता है,
डांटने का भी मन करता है अगर आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है बच्चों को और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उसको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा, कोई नहीं, गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन 1st to 8th तक आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देना होता है कि बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कि उसको अजीब ना लगे इस तरीके से कि वो पढ़ना ही ना छोड़ दे, उसको इतना भी मत डांटो कि वो पढ़ना ही ना छोड़ दे। और फिर 9th से जो हायर एजुकेशन में दोनों चीज़ें रखो, कि पॉजिटिव भी रखो और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही रखना पड़ेगा आपको, जब भी जाके आपका कुशल शिक्षण बनेगा, ठीक है। उसको मेंटली टॉर्चर ना करे, फिजिकली टॉर्चर ना करे, सिर्फ उसका मतलब दोनों वे से डांटो फटकारो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको टॉर्चर करो। तो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखो, ये शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा के समय शिक्षक प्रश्न पूछने, गलतियां करने और अपनी क्रियाओं को बताने, वार्तालाप करने के आदि अवसर छात्रों को उपलब्ध कराएगा। सबसे मेन पॉइंट है कि जो कक्षा का जो टाइम है, जब आप पढ़ा रहे होते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर सेंटर प्रणाली आप लगाओ, लर्नर सेंटर प्रणाली लगाओ कि बच्चा वहाँ क्लास में कुछ पूछ सके आपसे और अपनी गलतियाँ बता सके, प्रश्न पूछ सके, वार्तालाप कर सके, ऐसा माहौल क्रिएट करो। अगर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं है तो वो अच्छी शिक्षण नहीं होगी, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। अगर बच्चा ही नहीं सीख पाया तो फिर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। ये आपकी जो शिक्षक के जीवन कौशल से रिलेटेड थी। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं कि लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, समानुभूति, विषय विशेषक, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, संवेगों पर नियंत्रण, और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा क्लास में कुछ पूछ के, अगर ऐसी चीज़ें हैं, ये लाइफ स्किल फ्रेमवर्क है, तो आपको जो मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए टीचर के अंदर, तभी वो ये गुण अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएगा, तभी अच्छी शिक्षा दे पाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में किए थे कि शिक्षक के वे गुण जो क्लास में विद्यार्थियों को समझाने में मदद करेंगे। लाइफ स्किल वे होती हैं जो शिक्षक को सुविधादाता की तरह कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक छात्र को समान सीखने के अवसर प्राप्त उपलब्ध करवाता है। लचीली पाठ्यचर्या की व्यवस्था करेगा। ये जो सारे पॉइंट हैं, ये एक शिक्षक के अंदर तभी आ सकते हैं जब उसके अंदर लाइफ स्किल फ्रेमवर्क है, समानुभूति, विषय विशेषक, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, संवेगों पर नियंत्रण। अगर उसके पास ये है तो वो ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ शिक्षक के जीवन कौशल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये हमारा एक और टॉपिक है जो हम इसको कवर करेंगे। पहले वाला अच्छे से आ गया होगा, नहीं तो इसका अगर आपको ना समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देखें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपने अधूरी छोड़ी है तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, फिर कहोगे ये नहीं हुआ मैम, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो समझ नहीं आएगा। जो करो पूरा करो। मतलब गलती हमारी क्या होती है, हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हम एंड नहीं कर पाते। अगर एंड नहीं होगा किसी चीज़ का तो वो मीनिंगफुल नहीं रहता, तो उसको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हमें एक पोस्ट तो लेनी ही लेनी है, और ऐसा ना हो कि हम जीएस की वजह से इस पोस्ट को गवा दें। तो थोड़ा इसमें से करेंगे। टीचिंग का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी सा टॉपिक है, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या होगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मतलब मोटिवेट करते रहना चाहिए। कुछ होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं छोटी क्लास में वो सेल्फ मोटिवेट नहीं होते, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। देखिए, न तो ज़्यादा तारीफ़ की जाए और न ही उनकी कमी को दिखाया जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे की ज़्यादा तारीफ़ कर दी और वो हवा में फैल गया, वो पढ़ना लिखना छोड़ ही दे, और ना ही उसकी कमी को ज़्यादा दिखाया जाए कि वो डिमोटिवेट हो जाए, वो पढ़ना ही बंद कर दे।
उसके बाद सॉरी, प्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य शुरू करने, जारी करने और ख़त्म करने की शक्ति देती है। जो प्रेरणा है, प्रेरणा से बहुत कुछ होता है। अगर आप बंदे को मोटिवेट करते हो, मतलब एनर्जी चार्ज से मिलता है, उसको मोटिवेट करते हो तो वो कार्य शुरू करता है। फिर उसको जारी रखने के लिए, शुरू हर कोई कर देता है, लेकिन जारी रखने के लिए उसको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और उसको ख़त्म करने के लिए भी वो शक्ति देता है। ठीक है, जैसे उसको इस तरीके से मोटिवेट करो कि किसी की स्टोरियाँ बताओ बच्चे को कि हाँ उसने ये किया, किसी मेन जो फेमस पर्सन है उसके बारे में बताओ। जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में कि हाँ उन्होंने इतनी मेहनत करके फिर ये इस तरीके से ये चीज़ पाई है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आएगा। ठीक है, ये मेथड आप अप्लाई करो। उसके बाद है सेकंड मेथड, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। कि ऐसा ना हो जैसे आपने कोई भी सिलेबस में से कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सब कुछ करा सकते हो, धीरे धीरे कराओगे। और ऐसा टॉपिक उठाओ ना सिंपल सा, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बने, ना ऐसा कि डिफ़िकल्ट उठा लिया, बच्चे ऐसे क्लास में सो रहे हो, वैसे ले रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा सिलेक्शन करो टॉपिक का, कंटेंट ऐसा हो कि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें उसको, कि हाँ आज ऐसे है, ये होगा, मतलब इस तरीके से। जैसे कोई किसी स्टोरी से, अगर आपको मैथ के समी कराने हैं तो किसी स्टोरी से स्टार्ट करो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे का इंटरेस्टिंग हो, या इस तरीके से हो कि जैसे आपको प्रकाश से पढ़ाना है 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो उनसे पूछो कि हमें मतलब दिखाई कैसे देता है, कि कहेंगे प्रकाश की मतलब बिजली की वजह से अगर लाइट बंद कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो कहेंगे नहीं दिखेगा। तो फिर कहते हैं कि हाँ ये चीज़ आई कहाँ से, ये प्रकाश होता क्या है, कहाँ से है, तो फिर वो बच्चे चुप हो जाएंगे। फिर आप उनको एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज़ प्रकाश, की क्या होता है, ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें फिर उनको इंटरेस्ट बनाएंगे माइंड में। इस तरीके से इनिशिएट करो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा हो आपका कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े। ठीक है, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता है कि किसी बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ आता है तो किसी को लेट समझ आता है। ठीक है, टाइम पीरियड भी रखो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन 2-2 घंटे लगे रहो, ऐसे 20-25 मिनट 40 मिनट, इस तरीके से टाइम पीरियड भी आपका होना चाहिए कि बच्चे का माइंड कि उसको कवर कर पाए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन चलता रहे। लर्निंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। रिसर्च जो स्रोत हैं आपके वो बेटर होने चाहिए, कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोर्ड पे लिखे जा रहे हो, बोल नहीं रहे, ऐसा ही सिर्फ बोल ही रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो। इस तरीके से टीचिंग आपका इफेक्टिव होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग स्टाइल, छात्र का मानसिक स्तर और ऐसी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है कि आप ऐसा कंटेंट डिलीवर करें जिससे बच्चा, इस तरीके से करें जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े, इंटरेस्टिंग थिंग पे जोड़ दें। ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इसको हिंदी में कहते हैं नियोजन का सिद्धांत। इसमें क्या होगा, टीचर के ब्रेन में 24 घंटे स्ट्रेटेजी बनाते रहना चाहिए कि हाँ मुझे किस तरीके से कैसे कंटेंट डिलीवर करने हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चे समझ भी पाए और हम ज्ञान भी दे सकें। मतलब क्या है, कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान दे सकें, ऐसा लाइफ लॉन्ग सीखता रहे टीचर भी और स्टूडेंट भी। ये दोनों पे अप्लाई होता है, लाइफ लॉन्ग सीखता रहे, ये जो पॉइंट है टीचर पे भी और स्टूडेंट पे, दोनों पे अप्लाई होता है। स्टूडेंट के अंदर इस तरीके से पढ़ाए कि स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, और कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज और लर्निंग आउटकम बेहतर होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम एक्सीलेंस हो। इस तरीके से आपको प्लानिंग बनानी होनी चाहिए कि कैसे विषय वस्तु रखूँ, कैसे सब्जेक्ट चयन करूँ, कैसे प्लान करूँ। ये सारी चीज़ें टीचर के दिमाग में 24 घंटे चलनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसके TLM के ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, डिसिप्लिन्स, अनुशासन, साइलेंस एंड क्लासरूम। पहली बात अनुशासन नहीं होगा, बच्चे इधर उधर कुछ कर रहे हैं और टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कैसे टीचिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंस एंड क्लासरूम। क्लासरूम में अगर बातें हो रही हैं, टीचर अपने पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने आप कुछ बातें गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी टीचिंग होती है। तो साइलेंस होनी चाहिए टीचिंग के अंदर। क्लास में अगर साइलेंस होगी तो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट, वहीं
कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करो। फिर मैक्सिमाइज लर्निंग, मेन जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमाइज लर्निंग होगा। जो हम ये सारी चीज़ें क्यों करना चाहते हैं कि हाँ शिक्षण कौशल होना चाहिए, ये वाली चीज़ें इस तरीके से विषय विशेषक होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण, और ये मेथड क्यों यूज करते हैं, मैक्सिमाइज लर्निंग के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट मेन पॉइंट हो जाएगा कि मैक्सिमाइज लर्निंग। ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल और मैक्सिमम लर्निंग लेवल। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ये समझ में होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे को समझ आए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में इसमें क्या होगा, विषय के प्रति रुचि। कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को इंटरेस्ट ही ना हो, वो सीखना ही चाहता, वो मैथ करना चाहता है, उसको बायो दे दी, ऐसा नहीं है कि अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करो, इसके अंदर उसको जो भी जानकारी है, किसी जैसे पहले बताया मैंने कि अगर उसको जो भी अपने पहले प्री नॉलेज है उसको रिकनेक्ट करो, कि आपको जो जो पता है उसको कनेक्ट करो, कॉलेज वाले ज्ञान से, स्कूल वाले ज्ञान से कनेक्ट करके, बुक्स वाले ज्ञान से, फिर उसको पढ़ाओ, फिर उसको ट्रस्ट बनेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट के सराउंडिंग की चीज़ों को ऐड करो, जो उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं ना उनको ऐड करो, उसका मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभाजन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का जो विभाजन है उसको ऐसे करो, पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक को ऐड करो और फिर हार्ड टॉपिक को, मतलब 2-3 पार्ट में उसको डिवाइड करो। पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक डालो, फिर उसको हार्ड, फिर देन हार्ड, देन हार्ड, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो डिवीजन कैसे, मतलब डिवीजन का जो मेथड है वो अप्लाई करो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी में क्लासरूम में जो लेक्चर मेथड से करा रहे हैं तो सबसे कम सीखा जाता है, क्योंकि जैसे क्लास में आए और डायरेक्ट लेक्चर दिया, वन वे कम्युनिकेट किया, बच्चों से कुछ नहीं पूछा, तो वो लेवल काम नहीं करता। ऐसे स्कूल लेवल में जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो बहुत कम होता है। तो अब क्या करो, पढ़ाने के बाद उसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व करो, कि क्वेश्चनरी भी डालो उसके अंदर। ठीक है, जिससे बच्चा उत्सुक हो जाए पढ़ने के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, और लाइफ के साथ जो अनुभव हैं उनके साथ लिंक करके पढ़ाओ, नॉलेज करो, प्लस सराउंडिंग और जो डेली टू लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको रिकनेक्ट करो आपस में, तो चीज़ें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं। ठीक है, इनको उसमें अप्लाई करना सिखाओ। ये आपके सारे प्रिंसिपल हैं इसके टीचिंग के। ठीक है, जो शिक्षण में बहुत मददगार होते हैं। सारे हमने आज पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें जिनसे उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।